नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं आज का यूजीसी नेट मनोविज्ञान पेपर सेकंड का सेशन, जो कि आज का सेशन रहेगा यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान के लिए। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले जो कि हमें एनटीए का सिलेबस दिया गया है और साथ ही साथ हम साथ में देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या हमें दिया गया है, एमसीक्यूज कैसे पीछे के आए में, और इसके एमसीक्यूज को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो साथी मेरे साथ यूजीसी नेट दिसंबर के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। आप नीलकंठ एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो नंबर अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 8130490011 के ऊपर। इसके अंतर्गत जो फीस है आपकी वो आपको देखने को मिलेगी 5600 है, जो अभी 50% डिस्काउंट के साथ है। 30 के बाद ये चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। 450 घंटे से ऊपर का हमारे पास कंप्लीट कोर्स है। हिंदी मीडियम में कंप्लीट कोर्स सिर्फ जो मैं अवेलेबल करवाता हूं, साथ ही साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। वैलिडिटी 1 साल की है, यानी न केवल आप दिसंबर 2024 के लिए इसकी वैलिडिटी देखेंगे, जबकि जुलाई 2025 के लिए भी ये आपको वैलिडिटी देगा। साथ ही साथ आपको 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट दिसंबर के लिए और 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको जुलाई के लिए, यानी टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। 2016 से 2024 के पीवाईक्यूज सारे के सारे सॉल्व मिलेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं आज के सेशन को, जो कि यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के लिए। तो पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमें सिलेबस क्या डिफाइंड है। सिलेबस क्या डिफाइंड है, तो सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। तो अगर हम इसमें सिलेबस के ऊपर बात करें, तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है। सोशल साइकोलॉजी में सबसे पहले हमें यूनिट दे रखी है नेचर, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, विषय क्षेत्र तथा इतिहास। दूसरा इसमें बात की गई ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की, पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की, जिसके अंतर्गत फील्ड थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक विसंगतता, सोशियो बायोलॉजी, साइकोडायनेमिक अप्रोच, सामाजिक जैविकी, मनोगतिक उपागम, सोशल कॉग्निशन, सामाजिक संज्ञान हमें देखने को मिलता है। एक मिनट दीजिएगा। फिर हम अगर इसके अंतर्गत देखें तो थर्ड हमें इसमें सोशल परसेप्शन, सामाजिक प्रत्यक्षण दे रखा है, जिसमें कम्युनिकेशन और एट्रीब्यूशन है, संप्रेषण और गुणानुरोपण है। फिर एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट, अभिवृद्धि और सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत इसका परिवर्तन है। फिर प्रो सोशल बिहेवियर, प्रसामाजिक व्यवहार इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें इसमें तो ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, समूह तथा सामाजिक प्रभाव, जिसमें सोशल फैसिलिटीज, सोशल लोफिंग, सामाजिक सुकरीकरण और सामाजिक आवारगी, सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, कंफर्मिटी, पीयर प्रेशर, पर्सुएशन, कंप्लायंस, ओबीडियंस, सोशल पावर एंड रिएक्टेंस, समरूपता, मित्र समूह का दबाव, अनुनयता, अनुपालन, आज्ञा पालन, सामाजिक अधिकार और प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। लास्टली एग्रेशन, आक्रामकता, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम देखें इसके अंतर्गत तो हमें देखने को मिलता है ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप स्टाइल एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हमें लीडरशिप स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरग्रुप रिलेशन, अंतर समूह संबंध के सिद्धांत हैं। फिर इसमें हमें मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, रिलेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, इक्विटी थ्योरी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी। साथ ही साथ हमें इसमें लीडरशिप स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे, उसके भी सिद्धांत है। अल्पतम समूह प्रयोग सिद्धांत, सामाजिक पहचान सिद्धांत, सापेक्ष वंचन सिद्धांत, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, समता सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत, ये सारे हमारे ग्रुप के फैसिलिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, साथ ही साथ लीडरशिप के ऊपर रिलेटेड हम थ्योरीज देखते हैं। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को हम देखेंगे। हेल्थ, एनवायरमेंट एंड लॉ, पर्सनल स्पेस, क्राउडिंग एंड टेरिटोरियलिटी, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा कानून, व्यक्तिगत स्पेस, भीड़भाड़ तथा प्रादेशिकता हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और अब देखते हैं हम इसके एमसीक्यूज। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि एनटीए के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। जब हम एनटीए के सिलेबस को देखते हैं तो ये 6 हमारे पास ब्रॉड टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत ये सारे सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसके कुछ एमसीक्यूज देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इफ अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी मेक्स हिम ऑफ हर वनरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग, इट इज रेफर्ड टू एज। यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी।
जब हमें विशिष्ट सामाजिक कोटि उसे रूढ़ धारणा अपनाने के लिए कहता है, वनरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग करता है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? चलिए देखिए इसके अंतर्गत, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले यहां डिस्ट्रिक्टिव सोशल कैटेगरी दी जा रही है, यहां पे विशिष्ट सामाजिक कोटि दी जा रही है, विशिष्ट सामाजिक कोटि दी जा रही है। तो यहां पर कैटेगरी है, यहां कोटि या वर्ग है, कैटेगरी है, कोटि या वर्ग है। तो कोटि या वर्ग हमें कैसे देखने को मिलता है? जैसे भारतीय समाज में हम जाति की बात करते हैं, जब हम कास्ट की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो ये एक क्या है हमारे पास? ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ये सोशल कैटेगरी है जो डिस्टिंक्टिव हमें देखने को मिलती है। या फिर जब हम वेस्टर्न कंसेप्ट में बात करते हैं, किसकी? वेस्टर्न कंसेप्ट में हम बात करते हैं क्लास की, जब हम वर्ग की बात करते हैं, यानी अमीर और गरीब होने की जब हम बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। तो जब हम यहां पर कास्ट की बात करते हैं या क्लास की बात करते हैं, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी है, ये विशिष्ट सामाजिक कोटियां हैं, विशिष्ट सामाजिक कोटियां। और इनके हिसाब से महिला और पुरुष को, सभी लोगों को विभिन्न तरह के हमारे पास रूढ़ धारणाएं अपनाने के लिए कहा जाता है। स्टीरियोटाइपिंग इनके ऊपर बेस किया जाता है, जातिगत हो गई हमारे पास, या फिर धार्मिक हम अगर कहें, यहां पर हमें रिलीजन देखने को मिलेगा, यहां हमें धर्म देखने को मिलेगा, धार्मिक वर्ग यहां पे बांटे जाएंगे। तो ये सारी कोटियां जिसके हिसाब से हमें सहज रूप से प्रवृत्त हो जाते हैं हम रूढ़ धारणाओं को अपनाने के लिए, हम वनरेबल होते हैं स्टीरियोटाइपिंग को, कि हम ये आराम से अपना लेते हैं। और इसीलिए यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ये सारी जो चीजें जाति, वर्ग, धर्म के अनुसार जितनी भी रूढ़ धारणाएं हैं, जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हम बिल्कुल आराम से अपना लेते हैं, क्योंकि ये बचपन से हमें प्रवृत्त होती हैं, ये आसानी से हमें उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इंटीग्रेशन को टोकन इंटीग्रेशन कहा जाता है, सांकेतिक एकीकरण कहा जाता है, इसे टोकन इंटीग्रेशन कहा जाता है, सांकेतिक एकीकरण कहा जाता है। और यही आपसे उम्मीद की जाती है जब आपको जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे या धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। जब आपको इनके नाम पर वोट मांगा जाता है, और लोग वोट देते भी हैं, लोग वोट देते भी हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और वर्ग के नाम पर, इस नाम पर वोट देते भी हैं लोग। तो ये जो वोट देने की प्रवृत्ति आपको समझ में आती है कि अच्छा इस जाति वाले को देनी चाहिए, या इस धर्म वाले को देनी चाहिए, या इस वर्ग वाले को वोट देना चाहिए, तो वो क्या है? वो आपका सहज रूढ़ धारणा को अपनाना है। और पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा है कि कैसे हम इस रूढ़ धारणाओं के चक्कर में फंसे रहते हैं, पूरा इसी से भरा हुआ है। इसे टोकन इंटीग्रेशन कहा जाएगा। आपको जाति का संकेत दिया जाएगा, आपको वर्ग का संकेत दिया जाएगा, आपको धर्म का संकेत दिया जाएगा, और आपको फिर एक साथ इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसे हम सांकेतिक एकीकरण कहेंगे। ठीक है, जब हम न्यू सेक्सिज्म की बात करते हैं, हम नवयौनवाद की बात करते हैं, तो नवयौनवाद हमें क्या देखने को मिलता है? जो कि फेमिनिज्म का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें देखने को मिलता है जहां पे नारी और पुरुष सादृश्यता खत्म होनी शुरू हो चुकी है। जो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास मेल और फीमेल, हमें एट्रीब्यूशन खत्म होना शुरू हो गया है। मेल भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे, ब्यूटी पार्लर नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं, लेकिन वो भी जाने लगे हैं। फीमेल्स भी पुरुषों वाले कार्य करने लगी हैं। तो ये जो हमारे पास हमें स्टीरियोटाइपिक बैरियर्स थे, जितने भी हमारे रूढ़ धारणाओं की बाधाएं थी, वो सब तोड़कर पुरुष और महिला एक दूसरे के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में या सामाजिक भूमिकाओं में अब आ रहे हैं। यानी अब हम होम मेकर्स मेल देखेंगे, हम घर को संभालने वाले पुरुष भी देख सकते हैं, और बाहर संभालने वाली महिलाएं भी देख सकते हैं। इसे हम नवयौनवाद कहते हैं, इसको हम नियो सेक्सिज्म कहते हैं।
फिर इनग्रेशिएशन अनुग्रहण प्रापण कहा जाता है। जो हमारे पास सक्षम जातियां हैं या सक्षम कोटि है, जब वो अनुदान करती है किसी भी सामाजिक भूमिका के लिए, जब हमें देखने को मिलेगा कि जो सोशल पावर फुल हमारे पास कैटेगरी है, वो जब किसी भी मार्जिनलाइज हमारे जो देखने को मिलेगा सोसाइटी का हिस्सा है, उसको जब मार्जिनलाइज सोसाइटी को, मार्जिनलाइज पीपल को जब वो कोई सी भी चीज ग्रेशिएट करते हैं, जब वो कोई सी भी चीज उनको प्रदान करते हैं और इस चीज को वो मानते हैं अपना प्रभुत्व, इस चीज को जब वो अपना प्रभुत्व मानते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ये हमारे पास नवयौवनवाद, ये हमारे पास अनुग्रहण प्रापण है, वो इनग्रेशिएशन है। जबकि टोकन बायस सांकेतिक पूर्वाग्रह हमारे पास क्या होता है? तो यहीं पर जब हम किसी रूढ़ धारणा के कारण किसी के प्रति हम भेदभाव और नकारात्मकता लेके आएंगे टोकन इंटीग्रेशन में, जो टोकन इंटीग्रेशन में दूसरे के प्रति यानी कास्ट में जब हम अगड़ी और पिछड़ी के बीच में करेंगे, क्लास में हम धनी और निर्धन के रूप में करेंगे, रिलीजन में जब हिंदू मुस्लिम के बीच में करेंगे, तो इसे टोकन बायस कहा जाएगा, इसे सांकेतिक पूर्वाग्रह कहा जाएगा, सांकेतिक पूर्वाग्रह कहा जाएगा। बिल्कुल कविता जी, एग्जाम का नोटिफिकेशन भी मेरे पास है नहीं, जैसे ही आता है तो मैं इसके लिए एक मैराथन लेके आऊंगा, फिर मैं इसके लिए भी मैराथन लेके आऊंगा, लेडी सुपरवाइजर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास पहला रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द टर्म डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विस्तृत संप्रति की व्याख्या करता है? कौन इसकी व्याख्या करता है? फटाफट बताएं, इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम उत्तरदायित्व के विसरल के संप्रति की व्याख्या करते हैं, तो यहां डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास कोई क्राउड होता है, कोई भीड़ होती है, तो उस भीड़ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता, उस भीड़ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। जब भी हमारे पास हमें क्राउड देखने को मिलेगा, भीड़ देखने को मिलेगा, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा। इसे हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उत्तरदायित्व का विसरल कहते हैं कि दूसरा कर देगा, मैं क्यों करूं। जब इस भाव को हम देखते हैं तो इसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अगर देखिए तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पर इसके हिसाब से हमें देखने को मिलता है, सेकेंड, ग्रेटर द नंबर ऑफ विटनेसेस to an emergency, the less likely the victims are to receive help। यानी अगर किसी आकस्मिक स्थिति में जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होते हैं या लोग मौजूद होंगे, साक्ष्य का मतलब है लोगों से, तो जितने लोग मौजूद होंगे उतनी संभावना कम है कि जो विक्टिम है, प्रभावित लोगों को सहायता मिले, क्योंकि हर कोई यही सोचेगा दूसरा कर लेगा, दूसरा कर लेगा, और अंततः सहायता नहीं मिल पाएगी विक्टिम्स को। जिनको सहायता की आवश्यकता है, प्रभावित लोगों को, उनको सहायता नहीं मिल पाएगी। और ये हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा।
तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां हमें अधिक संख्या में साक्ष्य, जितने विटनेसेस हैं, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना कम है कि सहायता मिले। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो ज्यादा भीड़, कम उत्तरदायित्व की भावना, कम उत्तरदायित्व की भावना, इसे हम कहते हैं कि ये उत्तरदायित्व का विसरण है। उत्तरदायित्व का विसरण हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पर्सन इंक्लाइंड टू बी वर्बली एग्रेसिव है, शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में होता है। तो जो ज्यादा गाली गलौज करते हैं, शाब्दिक, हमारे पास आक्रामकता का अर्थ क्या हुआ? तो शाब्दिक आक्रामकता का अर्थ हुआ ज्यादा गाली गलौज करने वाले व्यक्ति। जो ज्यादा गाली गलौज करते हैं व्यक्ति, वो किस तरह की प्रवृत्ति को दिखाते हैं? वो किस तरह की प्रवृत्ति को दिखाएंगे? जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल, थोड़ा मेरे स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गया था तो वो स्टूडियो को फिर से सारा का सेटअप दोबारा करा है। तो यहां पे जब हम शाब्दिक आक्रामकता की बात करते हैं, जब हम वर्बल एग्रेशन की बात करते हैं, तो इसी को हम देखते हैं क्या? तो ये हमारे पास एब्यूजिंग हमें देखने को मिलता है। ये हम देखते हैं कि गाली और गलौज जो की जाती है वो हमें देखने को मिलता है। तो गाली गलौज जो देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कि ये शाब्दिक आक्रामकता है। शब्दों में हिंसा, शब्दों में हिंसा यानी अब्यूजिंग, गाली गलौज की जा रही है। जब हम गाली गलौज की प्रवृत्ति को देखते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अब यहां जो भी गाली गलौज कर रहे, हमें बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम, जो हमारा व्यवहार सक्रियण तंत्र है, यानी गाली गलौज कब देख रहे हैं? जब हम संवेग में आ गए हैं, जब हम संवेग में आ गए हैं, हम इमोशन में आ गए हैं। और ये इमोशन हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो ये इमोशन हमें देखने को मिलता है एंगर का, ये हमें क्रोध का इमोशन देखने को मिलता है। ये हमें क्रोध का इमोशन देखने को मिल रहा है। हम यहां क्रोध के इमोशन में आ गए हैं। तो यहां पर जब भी हमारा इमोशन होता है तो उसके साथ एक बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम चलता है, एक व्यवहार सक्रियण तंत्र चलता है जो संवेग आने पर करेगा। तो वो व्यवहार जो सक्रियण तंत्र है, इसका लो थ्रेशोल्ड रहना चाहिए या हमारे पास बिहेवियर एक्टिवेशन का हमारे पास हाई थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो यहां पे जब हम बिहेवियर एक्टिवेशन को देखेंगे तो उच्च सीमांत होगा या हमारे पास अल्प सीमांत देखने को मिलेगा, लोअर थ्रेशोल्ड देखने को मिलेगा। जो आसानी से गाली गलौज करते हैं उनका हमें लोअर थ्रेशोल्ड देखने को मिलता है, उनका हाई थ्रेशोल्ड देखने को नहीं मिलता। उनका उच्च सीमांत देखने को नहीं मिलता, उनका अल्प सीमांत देखने को मिलता है जो आसानी से गाली गलौज करते हैं। जो जब हाई थ्रेशोल्ड पे करते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? वो अक्सर झगड़ा करते हैं, वो अक्सर हाथ उठा देते हैं और पिटाई कर देते हैं दूसरे की। तो यहां पे हमें देखने को मिला। फिर यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जब भी संवेग है हमारे पास, उसके साथ एक और चलता है बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम। यहां पर हमें व्यवहार प्रावरोध का सिद्धांत तंत्र चलता है। इसका हमें उच्च सीमांत चाहिए होगा या लो हाई थ्रेशोल्ड चाहिए होगा। तो यहां पर जिसका संवेग प्रदर्शित हो रहा है यानी उसका उच्च सीमांत हमारे क्या देखने को मिलेगा है, क्योंकि अगर लो थ्रेशोल्ड होगा इनहिबिशन का तो वो रोक लेगा। तो हमेशा लो थ्रेशोल्ड बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम और हाई थ्रेशोल्ड इनहिबिशन सिस्टम रोकने का जो सिद्धांत है, इन दोनों की जोड़ी से हमें क्या देखने को मिलता है? संवेग का प्रदर्शन देखने को मिलता है। यानी उच्च होना चाहिए हमारे पास रोकने का तंत्र और निम्न होना चाहिए हमारा प्रदर्शन का तंत्र। तो प्रदर्शन का तंत्र तुरंत कर देगा, रोकेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए हमें देखने को मिलता है जो ब्रेन लेवल पर, मस्तिष्क के स्तर पर हमें क्या चाहिए होता है? मस्तिष्क के स्तर पर फ्लाइट एंड फाइट तंत्र यहां पर होना चाहिए। तो हमें यह भी सही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हमें तीनों देखने को मिलेगा, ए, बी और सी, और चौथा इसका गलत है। तो यहां आंसर हमें ए, बी और सी तीनों देखने को मिलेंगे। ए, बी और सी तीनों देखने को मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
यू नो आप नहीं जानते कि ये 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग 4.0 दे रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन उनका होगा जो यूजीसी लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस है वो सब लोग कर लेंगे। जो वहां पर क्वेश्चंस फंसेंगे आपके कंपटीशन में वो क्वेश्चन होंगे जो यूजीसी लेवल के होंगे, जो नेट लेवल के होंगे। जो लोग वो क्वेश्चन कर पाएंगे उनका टीआरई 4.0 में सिलेक्शन है, बाकियों का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जो लोग यूजीसी के क्वेश्चन भाग रहे हैं और टीआरई 4 का एग्जाम दे रहे हैं उनको टीआरई 4 के एग्जाम में ये लाइन मेरी ध्यान आएगी जो मैं अभी बोल रहा हूं कि शिक्षक भर्ती 4.0 और शिक्षक भर्ती यूपी या शिक्षक भर्ती हरियाणा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम से भाग रहे हैं उनको यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन होगा। बाकी आसान क्वेश्चन जो वन लाइनर होंगे वो हर कैंडिडेट कर पा रहा होगा। तो इसीलिए जो 4.0 वाले हैं इन सेशंस को जरूर देखिए जो यूजीसी नेट के हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटेड क्लासेस इन द सोसाइटी किस सिद्धांत के में निर्धनता का अवधारण समाज प्रतिकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है? किस सिद्धांत के हिसाब से किया जाता है? यहां पे 4 सिद्धांत हमें दे रखे हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी, डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी, डिस्टेंसिंग थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ पॉवर्टी। किसके हिसाब से हम इस चीज को देखते हैं? किसके हिसाब से हम इस चीज को देखते हैं? चलिए, जब हम एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करते हैं तो एट्रीब्यूशन थ्योरी गुणारोपण सिद्धांत किसके ऊपर बात करता है? गुणारोपण सिद्धांत बात करता है बॉर्न टू बी पुअर एंड सिल्वर स्पून बर्थ। एट्रीब्यूशन थ्योरी 2 चीजों के ऊपर बात करता है। वो गुणारोपित करते हैं कि हम गरीबी के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। ये जो अवधारणा गरीबी के लिए और अमीरी के लिए दी जाती है, इस अवधारणा को कहा जाता है एट्रीब्यूशन थ्योरी। इसे गुणारोपण सिद्धांत कहा जाता है। इसे गुणारोपण सिद्धांत कहा जाता है कि जो जैसा है वैसा पैदा हो रहा है। गरीबी के लिए ही कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ मुंह में पैदा होते हैं। इसे हम यहां पर देखते हैं। वहीं पर देखेंगे हमें क्या देखने को मिलता है कि गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है। यहां पर डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी किस चीज के ऊपर बात करती है? यह बात करती है कि एस्पिरेशंस जिसके पास नहीं है, जिसके पास आकांक्षा नहीं है अमीर बनने की, या जिसके पास क्षमता नहीं है अमीर बनने की, ये दोनों चीजों की अगर कमी है तो कभी भी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाएगा। तो यहां पर किसके ऊपर बात होती है? यहां पर बात होती है एस्पिरेशंस एंड एबिलिटीज के ऊपर। यहां पर बात होती है कि व्यक्ति कितनी तरीके से एस्पिरेशंस रखता है, कितनी तरह से वो यह सोचता है कि मैं अमीर बनूं, क्योंकि उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा ना कि मैं ये काम करूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा। तो यहां पर कहते हैं कि इनके पास कुछ आकांक्षाएं ही नहीं होती, इसीलिए ये लोग अमीर नहीं बन पाते, गरीब रह जाते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास क्षमताएं नहीं है अमीर बनने की, इसीलिए ये अमीर नहीं बन पाते और गरीब रह जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहां पे बात होती है डिस्टेंसिंग थ्योरी। डिस्टेंसिंग थ्योरी यानी यहां पर बात हो रही है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटेड क्लासेस। जो हमारे पास अलग अलग समाज है पृथककृत, ये समाज में अवधारणा ही निर्धनता की लेके आते हैं। यानी जो गरीब में पैदा होता है वो धीरे धीरे अपनी गरीबी को स्वीकार लेता है और इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो कभी अमीर नहीं बन पाता। वहीं पर जो अमीर होता है वो उस तरीके को, उस साइकोलॉजी को अपनाता है जो अमीरों की होती है। तो यहां पे आप देखेंगे बड़ी सारी वीडियो आपको मिलेंगी कि गरीब लोग इस तरीके से सोचेंगे तो अमीर बन जाएंगे, और सोचेंगे अमीर लोग इस तरीके से सोचेंगे तो गरीब बन जाएंगे। ये बहुत सारी आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज इस पे देखने को मिलेगी
इसे हम डिस्टेंसिंग थ्योरी कहते हैं, इसी को हम दूरी सिद्धांत कहते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है अमीर होने की और गरीब होने की। इसीलिए गरीब जो होगा वो गरीब रह जाएगा क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग गरीबी वाली है, और अमीर जो है वो अमीर बन जाएगा क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग अमीर वाली है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं डिस्टेंसिंग थ्योरी, इसे हम कहते हैं डिस्टेंसिंग थ्योरी। और तीनों की खिचड़ी बना लीजिए तो वो हमें देखने को मिलती है मल्टीपल फैक्टर निर्धनता के बहुकारक सिद्धांत, यानी तीनों की खिचड़ी। यहां पर एक कारक गुणारोपण है, कुछ गरीबी को स्वीकार कर लेते हैं इसीलिए गरीब रहते हैं, कुछ अमीरी को स्वीकार कर लेते हैं इसलिए अमीर रहते हैं, कुछ लोग हमारे पास अपने क्षमताओं को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते इसलिए अमीर और गरीब होते हैं, और कुछ लोग जो उनके पास है उस साइकोलॉजी में फंस जाते हैं, उस मनोविज्ञान में फंस जाते हैं, इसीलिए गरीब या अमीर होते हैं। तो ये बहुकारक सिद्धांत है। ये हमारे पास कुछ गरीबी और अमीरी के सिद्धांत हैं जो कि हमें मनोविज्ञान में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following tactics for gaining compliance are based on reciprocity? अनुपालन दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित है? क्वेश्चन ऑन कंप्लायंस है, देख के बताइए। देखिए अभिनव जी ने कहा जैसे अंबानी का बेटा, तो वो किस एट्रीब्यूशन में फंस गए? वो एट्रीब्यूशन में फंस गए कि वो एट्रीब्यूशन में फंस गए ना, गुणारोपण में फंस गए कि वो तो अंबानी का बेटा इसीलिए अमीर है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि अंबानी के जो दादा थे, यानी जो अंबानी का बेटा है उसके जो दादा थे वो बहुत गरीब थे और सारी की सारी संपत्ति उन्होंने ही बनाई है। तो बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। हम रेसिप्रोसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम रेसिप्रोसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, पारस्परिकता के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें एक तो कंप्लायंस चाहिए लेकिन रेसिप्रोसिटी भी चाहिए, हमें चाहिए अनुपालन, लेकिन उसके लिए युक्तियां पारस्परिकता के ऊपर चाहिए, यानी दोनों इसके ऊपर हमारे पास इंटरेक्शन में होनी चाहिए। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है? डोर इन द फेस टेक्निक, बड़ी मांग रखकर छोटी मांग पूरी करना। तो यहां पर हमें पारस्परिकता देखती है क्योंकि बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा तब व्यक्ति छोटी मांग को रखेगा, तो ये हमें पारस्परिकता रखती है। डोर इन द फेस टेक्निक में हमें देखने को मिलता है कि हमें क्या होता है, पहले हम एक लार्ज डिमांड रखते हैं, फिर हम स्मॉल डिमांड्स को धीरे धीरे पूरा करने की बात करते हैं। फिर हमें देखने को मिलेगा दैट्स नॉट ऑल अप्रोच, यही पर्याप्त नहीं है, ये भी हमें पारस्परिकता देखने को मिलेगी, इसमें भी रेसिप्रोसिटी देखने को मिलेगी। हमें अगर एक दिया जाएगा तो हम कहेंगे ये नहीं है, दो दीजिए, फिर दो की डिमांड मान ली जाएगी तो तीन देंगे, और तीन की डिमांड मान ली जाएगी तो चार मान लेंगे, और धीरे धीरे हम अपने इस चीज को, अपनी डिमांड को, अपने कंप्लायंस को बढ़ाते जाएंगे। तो कंप्लायंट डिमांड जो है हमारी, जो अनुपालन की हमारी स्थिति है उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी हमारे पर रेसिप्रोसिटी है। 1 के रिस्पांस पे 2, 2 के रिस्पांस पे 3, 3 के रिस्पांस पे 4 मिलेगा हमें। जब तक रिस्पांस नहीं किया जाएगा दोनों व्यक्तियों के द्वारा तब तक ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। 1 के डिमांड पे 2, 2 की डिमांड पे 3, 3 की डिमांड पे 4 मिल रहा है। जैसे स्मॉल के डिमांड पे लार्ज मिल रहा था, तो ये डोर इन द फेस था। 1 टू ग्रेजुअली इंक्रीज का, धीरे धीरे बढ़ाने का। प्लेइंग हार्ड टू गेट, कुछ प्राप्त करने के लिए जोर लगाना। इसमें जब हम जोर लगाते हैं तो ये वन टाइम एफर्ट होता है, इसमें रेसिप्रोसिटी नहीं होगी। ये एक बारी में प्रयास किया जाएगा, जोर लगा के हम हार्ड प्ले करेंगे जिससे कि एक ही बारी में हमें मिल जाए, और ये रेसिप्रोसिटी पे, ये पारस्परिकता पे निर्भर नहीं करेगा। फुट इन द डोर टेक्निक, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की तकनीक, यहां पर भी हमारे पास वन टाइम एफर्ट होता है। जैसी उंगली पकड़ी तो हमने यहां पर हाथ
पकड़ लिया तो इसे भी हम क्या देखेंगे, इसे भी हम नहीं देखेंगे, फुट इन द डोर टेक्निक को भी हम नहीं देखेंगे, जो हमारे पास रेसिप्रोसिटी का हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला ए एंड बी, केवल ए और बी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which among the following does not refer to social referencing? इनमें से किसका उपयोग सामाजिक संदर्भन के लिए नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है, सामाजिक संदर्भन के लिए नहीं होता है। सोशल रेफरेंसिंग पूछा गया, सामाजिक संदर्भन पूछा गया, लेकिन इसमें नहीं होता है पूछा गया, नॉट रेफर पूछा गया है। तो जब नॉट रेफर पूछा गया है तो हम सोशल रेफरेंसिंग को देखें, सामाजिक संदर्भन किस किस में है। इंटेंशन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर फीलिंग्स टू हेल्प एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस इवेंट। अनिश्चित परिस्थितियों घटनाओं के अर्थ का वर्णन करने में सहायता हेतु जानबूझकर दूसरों की भावनाओं के बारे में खोजबीन करना। व्हेन वी आर इंटेंशनली सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर फीलिंग्स, तो ये सोशल रेफरेंसिंग है। इसे हम सोशल रेफरेंसिंग देखते हैं क्योंकि हम दूसरों के इंटेंशन को रेफर करके डिसीजंस ले रहे हैं, हम दूसरों की भावनाओं को संदर्भ में रखकर कोई निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए यह सोशल रेफरेंसिंग रहेगा हमें। इट अकर्स अराउंड द एज ऑफ 2-3 इयर्स, यह लगभग 2-3 साल की उम्र के आसपास होता है सोशल रेफरेंसिंग। 2-3 साल का जो बच्चा है वो सोशल रेफरेंसिंग नहीं करता है, वो सोशल रेफरेंसिंग नहीं करता है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, 2 से 7 साल तक का बच्चा किसमें होता है, ये ईगोसेंट्रिज्म में होता है। 2 से 7 साल का बच्चा हमारे पास अहम केंद्रण होता है, यानी ये किसी भी तरह की सोशल रेफरेंसिंग नहीं करता है, ये पूर्णतः अपने फायदे को सोचता है। जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, इट विल ऑलवेज थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, देयर ओन सेंट्रिक व्यू पॉइंट। वो अपने केंद्रित दृष्टिकोण को हमेशा से देखेंगे, वो कभी भी किसको नहीं देखेंगे, वो कभी भी सोशल रेफरेंसिंग नहीं देखेंगे। इन्फेंट्स मेक यूज ऑफ सोशल एक्सप्रेशंस इन सोशल रेफरेंसिंग, ये बिल्कुल ठीक है। जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन, वो अपने चेहरे के हाव भाव दूसरों के भाव को देखकर सोशल रेफरेंसिंग के से लेते हैं। इनफैक्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अदर्स बिहेवियर विद द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। नवजात किसी स्थिति में विशेष दूसरों के व्यवहार को महत्व समझने की आवश्यकता होती है, यह भी हमें देखने को मिलता है, जिसको हम पनिशमेंट एंड देखते हैं कि हमारे पास देखने को मिलेगा। पहला मॉरल जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो सोशल रेफरेंसिंग के ऊपर होता है, यानी बच्चा किसके ऊपर निर्भर करेगा, जो शुरुआती मोरालिटी होती है वो पनिशमेंट और ओबीडियंस पे चलती है, आज्ञाकारिता और दंड पे चलती है। तो इसीलिए दूसरों के बिहेवियर के विद इन कंटेक्स्ट में वो स्पेसिफिक सिचुएशन को देखता है, दूसरों के व्यवहार को महत्व और साथ ही साथ विशेष स्थिति के संदर्भ, इनके हिसाब से वो व्यवहार करता है। तो ये तीनों सोशल रेफरेंसिंग है। हमारे पास दूसरा नहीं है सोशल रेफरेंसिंग, और क्योंकि हमसे नहीं ही पूछा गया है, आंसर इसीलिए बी ओनली हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है? विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस कॉग्निटिव डिसोनेंस? कॉग्निटिव डिसोनेंस कौन सा बताएगा इनमें से कौन कॉग्निटिव डिसोनेंस को बताता है? फटाफट देखिए।
तो बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, जब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को देखते हैं तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारे पास हमेशा कन्फ्लिक्ट लेगा विभिन्न व्यू पॉइंट में, यह हमेशा कन्फ्लिक्ट लेगा विभिन्न व्यू पॉइंट में। कॉग्निटिव डिसोनेंस को कौन कैटेगराइज करता है, फिर से हम देखें, डिसोनेंस ऑफन अकर्स इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग फोर्स कंप्लायंस, असंगति उन परिस्थितियों में होगी जिसमें अनिवार्य अनुपालन होगा। जब हमसे फोर्स किया जाएगा, जब हमसे अनिवार्यता दी जाएगी, या इसको हम बलपूर्वक कहें कि ये बलपूर्वक किया जा रहा है। फोर्स को हिंदी में बलपूर्वक लिखना चाहिए था, अनिवार्य नहीं लिखना चाहिए था। हम हिंदी अगर इसकी देखें तो बलपूर्वक है। तो यहां पर बिल्कुल हमें असंज्ञानात्मक असंगति देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हमें स्वेच्छा से करना होता, कोई डिसोनेंस नहीं होता, तो हम तो वैसे ही कर लेते। क्यों हमें जबरदस्ती करवाया जाता है, बलपूर्वक क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि हमारा कॉग्निशन नहीं मान रहा, हमारा संज्ञान नहीं मान रहा, तो हमसे फोर्स करवाया जाएगा कि नहीं करना ही पड़ेगा ये। तो यहां पर कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसमें हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व डिसोनेंस रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज्ड कॉर्टिकल एक्टिविटी, असंगति निवारण के प्रयास बार्धित प्रांतिक गतिविधि में प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल जहां पर डिसोनेंस होगा, जहां पर हमें असंगति होगी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा हमारा कॉर्टेक्स। हमारा जो वल्लकूट होता है, जो प्रांतिकता होती है, वो इसको असंगति को निवारण करने का प्रयास करती है। तो बिल्कुल यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारा जो वल्लकूट होता है, जो प्रांतिकता होती है, आवाज बिल्कुल ठीक है रिंकी जी। करने का प्रयास करती है। तो बिल्कुल यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमें वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड ठीक है। फिर अगर हम देखें, डिसोनेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली बट ओनली बाय एडिंग कॉग्निशन दैट जस्टिफाई आवर बिहेवियर्स, असंगति को सीधे कम नहीं किया जा सकता, अपितु यह केवल यह संज्ञा जोड़ने से ही हो पाती है। तो यहां डिसोनेंस को हम रिड्यूस डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये गलत है। डिसोनेंस हमेशा डायरेक्टली रिड्यूस्ड होता है। यहां पर कभी भी जस्टिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यहां केवल हम कहें कि संज्ञा को जोड़ने से ही हो पाएगी, ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली भी कम कर पाते हैं। तो यहां पर ओनली शब्द गलत दे रखा है, केवल शब्द यहां गलत दे रखा है, यहां केवल शब्द गलत दे रखा है, यहां पर केवल शब्द गलत दे रखा है। फिर अगर करें, डिसोनेंस इज स्ट्रॉन्गर व्हेन वी हैव लिटिल जस्टिफिकेशन फॉर आवर एटीट्यूड, जब असंगति तब अधिक प्रबल होगी जब हमारे अपने दृष्टिकोण में असंगत व्यवहार के लिए बहुत कम औचित्य होगा। यह भी बिल्कुल ठीक हमें दे रखा है, यानी जिसके लिए हम सही चीज कम मानेंगे वो उतना ज्यादा डिसोनेंस रखेगा, जिसके लिए हम सही चीज जितना कम मानेंगे वो उतना ज्यादा डिसोनेंस रखेगा। तो इसीलिए उत्तर यहां पे हमें ए, बी और डी यानी दूसरा देखने को मिलेगा। ए, बी और डी दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, मिलान करना है सोशल कॉन्सेप्ट्स को व्याख्या या विवरण से। एलैबोरेशन मॉडल, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, प्रेफरेंस एक्टिव डाइवर्जेंस स्केल और कॉन्सेंशुअल असेसमेंट टेक्निक, ये चार हमें दे रखे हैं। सामाजिक संप्रत्य, संभावना प्रतिमान, निवर्धन संभावना प्रतिमान, वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत, प्राथमिकता सक्रिय विचलन स्केल और सहमति मूल्यांकन तकनीक। इसे हमें मैच करना है। चलिए यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के ऊपर बात करते हैं, विवर्धन संभावना प्रतिमान के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जब भी हम किसी भी ग्रुप के कोर एस्पेक्ट ऑफ का आइडियोलॉजिकल चेंज करते हैं, जब भी हम किसी समूह के
किसी भी महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन कहते हैं तो इसे हम इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल कहेंगे। इसी को हम विवर्धन संभावना प्रतिमान कहते हैं। ये डेफिनेशन ही हमें देखने को मिल रही है, ये डेफिनेशन ही देखने को मिलती है। इलैबोरेशन मॉडल के द्वारा हम आइडियोलॉजिकल चेंज लेके आते हैं, हम यहां पर सैद्धांतिक परिवर्तन लेके आते हैं समूह में सैद्धांतिक परिवर्तन लेके आते हैं। इसे हम इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल कहते हैं, विवर्धन संभावना प्रतिमान कहते हैं। इसी से हमारे पास आंसर निकल गया, ए का हमें 3 देखने को मिल रहा है, इसी से आंसर निकल गया वैसे, ठीक है। फिर हम अगर देखें तो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत हमें किसमें देखने को मिलेगा? इंटरग्रुप कंपटीशन। जब हमें अंतर समूह प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है तो ये वास्तविक द्वंद्व है, ये हमें वास्तविक द्वंद्व देखने को मिलता है। ये किसी के कारण भी हो सकता है, यहां पर हमें दे रखा है सोर्स ऑफ प्रेजुडिस, पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में। हम पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, अलग भी और भी कारण हमारे पास हो सकते हैं इसके। फिर अगर हम देखें प्रेफरेंस एक्टिव डाइवर्जेंस स्केल, प्राथमिकता सक्रिय विचलन स्केल, ये हमें जेंडर स्टीरियोटाइप में देखने को मिलेगा, ये हमें जेंडर स्टीरियोटाइप में हमें देखने को मिलता है। और लास्टली हमारे पास कंसेंसुअल असेसमेंट है, सहमति मूल्यांकन है, ये हमें सेंट्रल पेरिफेरल रूट ऑफ पर्सुएशन में हमें देखने को मिलता है। 2 हमारे पास पर्सुएशन के तरीके हैं, एक इसे हम कंसेंसुअल असेसमेंट टेक्निक के रूप में देखते हैं। तो आंसर हमें सेकंड देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द रिलेशनशिप मेंटेनेंस एज सजेस्टेड बाय टिबॉट एंड कैली इन द सोशल एक्सचेंज थ्योरी। थिबॉट और कीली द्वारा उनके सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में दिए गए अनुबंध आरोक्षणों में स्तरों का सही क्रम दर्शाएं। रिलेशनशिप मेंटेनेंस के ऊपर बात हो रही है, यहां पर संबंधों के अनुरक्षण के ऊपर बात हो रही है। इसमें अलग अलग हमें स्टेजेस देखने को मिलती है, इसमें हमें अलग अलग जो हैं वो स्तर देखने को मिलते हैं या अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो हमें टिबॉट एंड कैली ने बताई 1959 में, सबसे पहली अवस्था हमें बताई प्रतिदर्शन की। सबसे पहली अवस्था हमें क्या देखने को मिलती है? प्रतिदर्शन की देखने को मिलती है। सबसे पहली अवस्था प्रतिदर्शन की देखने को मिलती है, सैंपलिंग देखने को मिलता है। यानी यहां पर वो बात करते हैं कि रिलेशनशिप मेंटेनेंस किससे होगा, किससे रिलेशनशिप मेंटेनेंस होगा। तो हम यहां पर सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग का मतलब होता है आप अपने दोस्त कहां बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। आप अपने संबंधी, जैसे पति पत्नी शादी कर रहे हैं, तो वो कहां बनाएंगे, क्यों कर रहे हैं, बनाएंगे। तो आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपलिंग कर रहे होते हैं, प्रतिदर्शन कर रहे होते हैं। आप अपने दोस्तों के लक्षण देखेंगे, संबंधियों के लक्षण देखेंगे, आपसे कौन मेल खाता है, कौन मेल नहीं खाता। जो मेल खाएगा उससे संबंध बनाएंगे, जो मेल नहीं खाएगा उनसे संबंध नहीं बनाएंगे। तो ये जो हमें देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं प्रतिदर्शन, इसको हम कहते हैं सैंपलिंग। जब यहां पर सैंपलिंग यानी आपने प्रथम दृष्टया समझ लिया कि ये आपका दोस्त बन सकता है या ये आपका संबंधी बन सकता है, या ये जो संबंधी है इसके साथ मुझे संबंध कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, जो संबंधी भी हैं उसको हम देखना शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेकंड हमें देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं बार्गेनिंग। यानी
आप सोशल एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, उससे सामाजिक आदान प्रदान करना शुरू करेंगे। कितना फायदा कितना नुकसान, कितना फायदा कितना नुकसान। अगर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जिसके साथ दोस्ती करते हैं, जो एक दोस्ती को लेकर चलते हैं, अगर आप फ्रेंडशिप कर रहे हो और नुकसान हो रहा है यहां पे, तो उससे फ्रेंडशिप तोड़ देंगे आप अपने, उसको मेंटेन क्यों करके रखेंगे। तो हम दोस्ती किससे मेंटेन करके रखते हैं, जहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है उस संबंध का, तो सामाजिक रिश्ता चलेगा, नहीं तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बार्गेनिंग कहते हैं, इसे हम सौदेकारिता कहते हैं, इसे हम सौदेकारिता कहते हैं। जब ये सौदेकारिता एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव में चली जाती है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे फायदा अब हो भी, इसने मेरा इतना फायदा कह दिया कि अब तो मैं इसका हमेशा साथ दूंगा, या दूसरा भी इसको कहता है कि फायदा नुकसान अब तो मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कमिटमेंट, इसे हम कहते हैं प्रतिबद्धता। यानी अब हमने दोस्ती में जीने मरने की कस्में खा ली कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और फिर जब हम उसको एक सामाजिक संरचना दे देते हैं तो इसे कहा जाता है संस्थाधिकरण, इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उसको संबंध संरचना दे दी जाती है समाज में। आंसर यहां पे हमें देखने को मिलेगा CABD, आंसर देखने को मिलेगा CABD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Today, employees are required to work in teams as it is believed that performance will be better in teams. This is because in a team. आज कर्मचारियों को टीम में कार्य करने की अपेक्षा की जाती क्योंकि यह माना जाता है कि टीम में निष्पादन बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम में हम अब क्यों कर्मचारियों से टीम में काम करवाते हैं, हम क्यों कर्मचारियों से टीम में काम करवाते हैं, क्यों हम कर्मचारियों से टीम में काम करवाते हैं। बिल्कुल, यहां पर हम बिल्कुल देखते हैं कि जब हम टीम में कार्य की अवधारणा देखते हैं, क्योंकि टीम में निष्पादन बेहतर हो जाता है। जब हम यहां पर बात करते हैं कि वर्क इन टीम्स बिकॉज द परफॉर्मेंस विल बी बेटर, तो दूसरों की उपस्थिति में जब हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, इसको हम सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं, इसको सामाजिक सुगमीकरण कहा जाता है। जब दूसरों की उपस्थिति में हमारा प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा, इसी को सामाजिक सुगमीकरण कहा जाता है, इसी को सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है, सामाजिक सुगमीकरण इसी को कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट बाय शरीफ शोड द वैल्यू ऑफ इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिसेस। शरीफ का रॉबर्ट्स के प्रयोग पूर्वाग्रह घटाने में निम्नलिखित के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसके महत्व को प्रदर्शित करता है ये? कॉन्टेक्ट, सुपॉर्डिनेट गोल्स, सबॉर्डिनेट गोल्स या स्टीरियोटाइप्स? तो जब हम रॉबर्ट केव एक्सपेरिमेंट देखते हैं शरीफ का, 1954 में रॉबर्ट केव पाक में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर ये एक ग्रुप देखने को मिलता है, और यहां पर बात की जा रही है कि हमारा प्रिजुडिस रिड्यूस कब होगा। हमारा जो पूर्वाग्रह है वो दो ग्रुप के बीच में कब होगा? जब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे
इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हम कब रिड्यूस होते देखेंगे प्रिजुडिस को? तो जब भी हमारे पास इन दोनों समूहों के पर एक साथ मिलकर संकट आएगा तब हम प्रिजुडिस को रिमूव होते हुए देखेंगे, तब हम पूर्वाग्रह को घटते हुए देखेंगे। और ये क्या होते हैं? इसे सुपर ऑर्डिनेट गोल्स कहा जाता है, इसको उच्च स्तर के लक्ष्य कहा जाता है। जैसे कि समाज में हम देखते हैं कि समाज में मान लिया दो वर्ग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बाढ़ आ जाएगी, अगर हमें देखने को मिलेगा कि फ्लड आ गया, तो फ्लड में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। किसके लिए? इस फ्लड से, आपदा से बचने के लिए। तो ये जब फ्लड के से बचना है, ये किस तरह का गोल है? ये हमारे पास सुपर ऑर्डिनेट गोल है। ये एक उच्च स्तर का लक्ष्य हमें देखने को मिलता है। ये हमें सुपर ऑर्डिनेट गोल देखने को मिलता है। ये उच्च स्तर का लक्ष्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखें। समूह चिंतन तब घटित होता है, ग्रुप थिंक में ऑकर व्हेन। ग्रुप थिंक हमें कब होता हुआ दिखेगा? तो यहां पे फिर से हमें ग्रुप थिंकिंग को देखना है। समूह एक साथ चिंतन करें। मेंबर्स फील दे कैन नॉट फेल, सदस्य अनुभव करते हैं कि वो विफल नहीं हो सकते। बिल्कुल, जब सभी सदस्य ये फील करेंगे दे कैन नॉट फेल, जब सभी सदस्य ये अनुभव करेंगे कि वो विफल हो ही नहीं सकते, तब सब लोग एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। समूह चिंतन का मतलब है कि सब लोग एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो गए। मेंबर्स मोटिवेशन इज लो, जब सदस्यों की अभिप्रेरणा निम्न स्तर की होती है तो कभी भी वो एक राय नहीं हो सकते, क्योंकि लो होने के ऊपर सब लोग अलग अलग तरह के सोच रखने लगेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि हाई मोटिवेशन चाहिए जब सब लोग एक साथ सोचें। जब भी मोटिवेशन हाई होता है तो सब लोग एक जैसा सोचना शुरू कर देते हैं। मेंबर्स डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन दैट डिफर फ्रॉम ओन ग्रुप, सदस्य अपने समूह सदस्य से भिन्न राय नहीं व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल जहां पे भिन्न राय व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे हमें कहां देखने को मिलता है, जहां तानाशाही होगी वहां पे कोई भिन्न राय नहीं रख सकता, क्योंकि जो भिन्न राय रखेगा उसको तोप से उड़ा दिया जाएगा। हम नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं, नॉर्थ कोरिया में यही होता है। तो इसीलिए यहां पर भी हमें ग्रुप थिंक देखने को मिलेगा, सब लोग एक जैसा सोचेंगे। मेंबर्स स्टीरियोटाइप देयर एनिमी इज वीक, स्टूपिड और अनरीजनेबल, ये भी बिल्कुल हमें एक जैसा देखने को मिलेगा। अगर यहां पे सदस्य सोचेंगे कि उसके शत्रु कमजोर हैं तो भी वो सब एक जैसा ही सोचेंगे। तो ये तीन हमें ए, सी और डी हमें देखने को मिलता है, पहला ही आंसर हो गया। ग्रुप थिंक में हमें यह देखने को मिलेगा। सेकंड में हाई मोटिवेशन चाहिए। ग्रुप थिंक कब होता है? जब हाई मोटिवेशन होता है। निम्न में हमें देखने को नहीं मिलता। जब उच्च स्तर की अभिप्रेरणा होगी सभी की, तब एक जैसा सोच सब लोग रखेंगे। आंसर यहां फर्स्ट रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एकल्चरेशन इज नॉट करेक्ट, पर संस्कृतिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट का क्वेश्चन है। तो यहां अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है एकल्चरेशन पर संस्कृतिकरण के लिए, लेकिन यहां पर बात की गई है नॉट करेक्ट, सही नहीं है के लिए। तो पहले हम देख लें कि हमारे पर संस्कृतिकरण में कौन सी चीजें हमें होती हुई दिख रही हैं। अब अगर यहां पे बात करें, इट इंक्लूड्स टू वन कल्चरल बिलीव्स,
इनमें से कौन अपने संस्कृति विश्वासों के साथ टिकट रहना सम्मिलित होता है? तो एकल्चरेशन हमारे पास सम्मिलित नहीं होता। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ये गलत है। जब कोई अपने कल्चर से चिपका रहेगा तो वो परसंस्कृतिकरण को कैसे अपनाएगा? जब कोई अपनी संस्कृति के ऊपर टिका रहेगा तो वो अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएगा। दूसरा देखें, डिस्प्लेइंग प्रेजुडिस टुवर्ड्स पीपल, दूसरे लोगों के प्रति पूर्वाग्रह। जब किसी के प्रति पूर्वाग्रह होती है तो भी व्यक्ति दूसरी की संस्कृति को नहीं अपनाएगा। जब दूसरी संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह होगा तो भी दूसरी संस्कृति को नहीं अपनाएगा व्यक्ति। एडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ बिहेविंग, नए तरीके को अपनाना, यह बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा कि इसमें परसंस्कृतिकरण हो सकता है। इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग बिटवीन वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स, दो भिन्न संस्कृतियों के मूल्यों के मध्य संतुलन करना, यहां भी हमें परसंस्कृतिकरण देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था इसलिए आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? आंसर यहां पर देखने को मिलेगा ए और बी, जो नहीं है हमारे पास। ए और बी ये दोनों ही हमारे पास परसंस्कृतिकरण नहीं है, ये हमें परसंस्कृतिकरण नहीं दिखाई देते हैं। चल नेक्स्ट देखें, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ हाइपोथेसाइज्ड कॉज ऑफ, उत्तरदायित्व का विसरण निम्नलिखित का उपकल्पित कारण है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अस्मिता निर्माण, प्रोसोशल बिहेवियर, प्रासामाजिक व्यवहार, बायस्टैंडर्ड इफेक्ट, दर्शक मात्र प्रभाव, कंप्लायंस, अनुपालन, शेयरिंग बिहेवियर, साझा व्यवहार। कौन सा हमें देखने को मिलता है जब हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं? देखा था हमने उत्तरदायित्व का विसरण, ये विचरण हमें क्या देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है जब भीड़ में हम उत्तरदायित्व लेने से मना कर देते हैं, यानी भीड़ में जो कार्य दिया जाएगा उसमें से कोई भी उस कार्य को नहीं कर रहा होगा। जब भी भीड़ में कार्य दिया जाएगा तो कोई भी उस कार्य को नहीं कर रहा होगा, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का विसरण। ये किस कारण से होता है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अस्मिता निर्माण के कारण नहीं होता। ये प्रोसोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के कारण होता है, बिल्कुल हो सकता है ये हमारे पास, ये प्रोसोशल बिहेवियर के कारण होता है। बायस्टैंडर्ड इफेक्ट, दर्शन मात्र प्रभाव के कारण ये हो सकता है। कंप्लायंस, अनुपालन के कारण ये नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुपालन नहीं है, अनुपालन में तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे। शेयरिंग बिहेवियर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसके पास शेयरिंग होगा वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करेगा। जिसके पास साझा व्यवहार होता है वो उत्तरदायित्व का विसरण नहीं करता, उत्तरदायित्व को निभाता है। तो उत्तरदायित्व को निभाएगा कौन? जो कि शेयर करेगा, कंप्लायंस करेगा या आइडेंटिटी करेगा। तो आंसर यहां बी और सी यानी पहला ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। डज नॉट एक्सप्लेन आवर ओबेइंग अनजस्ट कमांड्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा अनुपालन को निम्नलिखित व्याख्यायित नहीं करता है। नहीं करता है फिर का क्वेश्चन है, नहीं करता है, डज नॉट एक्सप्लेन। किस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है? ओबेइंग अनजस्ट कमांड्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के अन्यायपूर्ण आदेशों का हमारे द्वारा पालन करना। तो यहां जो हमें ओबीडियंस और कंप्लायंस देखने को मिल रहा है अथॉरिटी का, ओबीडियंस और कंप्लायंस देखने को मिल रहा है अथॉरिटी का, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास? इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, सूचनात्मक प्रभाव, बिल्कुल ये हमें देखने को मिलेगा। जब हमें सूचनाएं दी जाएंगी गलत गलत, जब हमें भ्रम में रखा जाएगा तो हम इस चीज को बिल्कुल करेंगे, हम इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस रखेंगे, सूचनात्मक प्रभाव के अंतर्गत ये हम रखेंगे। तो अभी हमें भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है सत्ता और विपक्ष दोनों क्या करते हैं? दोनों भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से। दोनों भ्रम पैदा कर रहे हैं, सत्ता भी भ्रम पैदा कर रहा है और विपक्ष भी भ्रम पैदा कर रहा है, दोनों भ्रम पैदा कर रहे हैं जिससे कि हम उनके प्रति वोट दें, दोनों भ्रम पैदा कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, मानक प्रभाव, बिल्कुल इसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि हम अथॉरिटी को मान लेंगे, हम मानेंगे कि अथॉरिटी नॉर्मेलिटी ला रहा है, मानकता ला रहा है, इसीलिए हम उसके अनजस्ट, उसके वो भी जो अन्यायपूर्ण आदेश है उसको भी मान लेंगे। फिर इनग्रेन्ड हैबिट, पक्की आदत, सत्ता के कमांड को मानने की आदत होती है हमें। जो हमारे पास
सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी। जब हम कहेंगे कि सिविल समाज है तो सिविल समाज ये मानकर चलता है कि जो गवर्नमेंट कह रही है हमें उसे मानना चाहिए। इसी से लॉ एंड ऑर्डर आएगा, इसी से हमें कानून और व्यवस्था देखने को मिलेगी जब हम सरकार की बात पर चलेंगे। तो यह भी हमें देखने को मिलता है कि हम सत्ता की सारी बातें मानेंगे तो अन्यायपूर्ण बातें भी मानने लगेंगे। जेनेटिक एंडोमेंट कभी भी सत्ता को नहीं मानता। आनुवांशिक दायरा इसमें कहां आएगा? आनुवांशिकता ओबीडियंस के लिए नहीं होती, और क्योंकि हमसे नहीं ही पूछा गया है इसलिए आंसर पहला हो गया। जेनेटिकली हेरिडिटरी, आनुवांशिक तौर पर हम कैसे आज्ञा पालन को मानेंगे? आनुवांशिक नहीं होता आज्ञा पालन। ओबीडियंस इज नेवर हेरिडिटरी और जेनेटिक। सोशल लोफिंग को परिभाषित कर रहे हैं। सामाजिक स्वैरीकरण को हम कैसे परिभाषित करेंगे? सामाजिक स्वैरीकरण को कैसे परिभाषित करें? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अदर व्यू, इसे हम सोशल लोफिंग कहेंगे। ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं जिसे अन्य व्यक्ति सुयोग्य अथवा नैतिक रूप से योग्य व्यवहार की रोधात्मक अल्पसंख्यक बाधाएं मानता है। ये बायसनेस है, ये पूर्वाग्रह हमें देखने को मिलेगा। पहला जो कथन है, द टेंडेंसी बाय ग्रुप मेंबर्स टू स्लैक ऑफ रिड्यूस द एफर्ट ऑन एडिक्टिव टाइसिस व्हिच कॉजेस द ग्रुप्स आउटपुट टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल। योगस कार्यों में समूह के सदस्यों के धीमे पड़ जाने अथवा प्रयास कम करने की प्रवृत्ति जिससे अपने संभाव्य प्राप्ति करने में समूह अपर्याप्त रहा जाता है। तो बिल्कुल जब हम सोशल लोफिंग की बात करते हैं तो यही है, जब ग्रुप मेंबर्स स्लैक ऑफ कर लेते हैं, रिड्यूस एफर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में है। समूह में होने के कारण जब धीमे पड़ जाना और प्रयास कम कर जाना, इसी को कहा जाता है सोशल लोफिंग। इसी को सामाजिक स्वैर कहा जाएगा। यानी जब ये पता चला कि सबको कुएं में दूध डालना है तो किसी ने भी दूध नहीं डाला और कुएं में पूरा का पूरा पानी भर गया, इसे कहा जाता है सोशल लोफिंग। इसे सामाजिक स्वैरीकरण कहा जाता है। चल नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक रूप में निर्णय करने की तकनीक है? कौन सी सामूहिक रूप में निर्णय करने की तकनीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्डिनल टेक्निक, रिस्की शिफ्ट, रैंडम शिफ्ट। कौन सा हमें ग्रुप थिंक का रिजल्ट देखने को मिलेगा? कौन सा ग्रुप थिंक हमें देखने को मिलता है? रैंडम शिफ्ट कभी भी ग्रुप थिंक नहीं होगा। जब भी हम अचानक यादृच्छिक किसी निर्णय को लेंगे तो यह कभी भी समूह के कारण नहीं होगा। यह किसके द्वारा लिया जाएगा? यह हमेशा अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। ये जिसके पास प्राधिकार होता है उस समय ये लेता है, उसको कभी भी समूह को नहीं सोचता। यानी अगर जो रैंडम लेना पड़े डिसीजन तो उसके लिए हम ग्रुप का वेट कैसे कर सकते हैं? जो अचानक डिसीजन लेना पड़ता है उसमें हमेशा जिसको अथॉरिटी होती है वो डिसीजन को ले लेता है, यानी सीईओ डिसीजन ले लेगा। हमें इस तरह के डिसीजन यहां पर देखने को मिलेंगे। रिस्क शिफ्ट, जब हम जोखिम शिफ्ट की बात करते हैं तो जोखिम शिफ्ट हमेशा कौन लेते हैं? जो हमारे पास डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये ग्रुप डिसीजन नहीं होता क्योंकि ग्रुप में सभी लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारे पास। तो डिसीजन मेकर्स की जब हम बात करते हैं, निर्णयन समूह की जब हम बात करते हैं तो इसे जनरली क्या कहा जाता है? जैसे हम समाज में सरकार को रखते हैं तो सरकार डिसीजन मेकर है, ग्रुप थिंक नहीं है। वो जो सरकार ले रहे हैं वो बहुमत में हो जाता है। तो जनरली हमारे पास रिस्क शिफ्ट किस में होगा? निर्णय समूहन होगा। और ये हमेशा किस में होगा? ये मेजॉरिटी में होता है, ये बहुमत में होता है, ये समूह के बहुमत में होता है हमारे पास। जबकि ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक कह रहे हैं, क्रम सूचक समूह तकनीक कह रहे हैं, तो यहां पर बड़े या बुजुर्ग लेते हैं। यहां बड़े या बुजुर्ग लेंगे हमारे पास। यहां पे जो हमें सीनियर्स देखने को मिलते हैं या हमारे पास जो हम कहते हैं कि हमारे पास एल्डर्स है, ये दो टर्म यहां यूज किया जाता है। बड़े या बुजुर्ग जो होंगे, सीनियर्स या एल्डर्स जो डिसीजन लेंगे, ये ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक कहलाती है, क्रम सूचक समूह तकनीक कहलाती है। यानी कबीले का सरदार
समूह का मुखिया वो लेगा निर्णय। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समूह तकनीक कहेंगे, इसे क्रमसूचक समूह तकनीक कहेंगे, जहां पे सब लोग निर्णय ले रहे हैं। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है जिसमें सामूहिक रूप से निर्णय होगा। ग्रुप डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिल रही है। अलग अलग डिसीजन मेकिंग एट्रीब्यूशन है, अलग अलग आरोपण है समूह के निर्णय के लिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें। Which of the following is correct about the result of Milgram's study? मिलग्राम अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही हमें देखने को मिल रहा है? मिलग्राम अध्ययन में हमें कौन सा सही देखने को मिल रहा है? तो मिलग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, उसके बाद दूसरे कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इसके बावजूद शॉक के बटन को दबा रहा था व्यक्ति। इसके बावजूद शॉक के बटन को दबा रहा था व्यक्ति, दूसरे को झटके देने के बटन को दबा रहा था व्यक्ति। मिलग्राम का ये हमें कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही वाद विवाद वाला हमारे पास हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? मोस्ट पीपल विल रिफ्यूज। वास्तविक परिस्थिति में अधिकतर लोग इस तरह की क्षति पहुंचाने को मना कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि जब झटके देने के लिए कहा जाता है तो व्यक्ति को अथॉरिटी कह रहा है तो वो धीरे बटन दबाता है और दूसरे को झटके दे रहा होता है। मैनी पीपल विल ओबे, यहां पे बिल्कुल ठीक दिया गया। बहुत सारे लोग इसका पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमने अंग्रेजों के समय में दिया था। अंग्रेजों ने हमारे ही बीच में से लोगों को सिपाही बनाया और उनको हमारे लोगों के ऊपर ही गोली चलाने के लिए कहा और उन लोगों ने गोली चलाई। चाहे हम जलियांवाला बाग देखें या कोई और चीज देखें, उसमें ऑर्डर देने वाले अंग्रेज थे, लेकिन गोली चलाने वाले हाथ हमारे भारतीयों के ही थे, वो हमारे भारतीयों के ही थे। मोस्ट पीपल आर विलिंग टू गिव रॉन्ग आंसर व्हेन ऑर्डर टू डू सो। अधिकांश लोग गलत उत्तर देंगे, बिल्कुल नहीं। मोस्ट पीपल स्टिक टू देयर ओन जजमेंट, नहीं, कोई अपने जजमेंट पे नहीं रहता, जो अथॉरिटी कहती है वो कहा जाता है। और फौज में आज भी यही नियम चलता है। जब हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस सेक्टर में अभी भी यही नियम चलता है, जो कह दिया कमांडेंट ने वही करना है, जो कमांडर ने कह दिया वही करना है। टकमैन्स ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। टकमैन के समूह विकास निर्देश के अनुसार 5 चरण होते हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 चरणों को, 5 अवस्थाओं को देखिए और इसको क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सा क्रम, फिर कौन सा क्रम, फिर कौन सा क्रम। तो सबसे पहला तो बहुत आसान है, सबसे पहला हो गया फॉर्मिंग। पहले ग्रुप बनाएंगे तभी तो हमें देखने को मिलेगा। इसी से हमें शायद आंसर मिल जाए, नहीं, इस 2 में दे रखा है, डी और डी 2 में है। जब एक बारी हमने ग्रुप फॉर्म कर लिया, जब हमने ग्रुप फॉर्म कर लिया फिर क्या होगा? अब इसमें ग्रुप में शुरू होते हैं क्या? इस ग्रुप में शुरू होते हैं झगड़े। इस ग्रुप में शुरू होते हैं झगड़े, जिसे कहा जाता है स्टॉर्मिंग। तो यहीं से हमारे पास आंसर आ गया। जब ये झगड़े धीरे धीरे शांत होते हैं और सब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो इसमें आ जाता है नॉर्मिंग, मानकीकरण। सब लोग एक मानक चीज के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जब मानकीकरण आता है तो फिर लोग क्या करने लगेंगे? लोग करने लगेंगे परफॉर्म, सब लोग काम करने लगेंगे। और जब सब लोग काम करने लगेंगे तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो समूह को खत दिया जाएगा, खत्म, एडजर्निंग। तो आंसर हमें देखने को मिलेगा DBACE। टकमैन का बहुत मॉडल है, ग्रुप कैसे कैसे बनता है और किस तरीके से आखिरी में समूह खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की शक्ति है? जब हम स्ट्रेंथ देखें सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जब भी किसी व्यक्ति, किसी अथॉरिटी, सत्ता या फिर किसी व्यक्ति को निर्णय लेने दिया जाता और पूरा ग्रुप निर्णय लेता है, पूरा समूह निर्णय लेता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने देखा एग्जांपल,
हमने पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखा था, जहां पे कोई एक समूह नहीं ले रहा, पूरा समूह ले रहा है। कोई एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा व्यक्ति नहीं ले रहे निर्णय, पूरा समूह निर्णय लेता है। इसमें क्या टाइम एंड कॉस्ट बचेगा? नहीं, इसमें टाइम एंड कॉस्ट नहीं बचता। क्या इसमें सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर होगा? नहीं, इसमें हमेशा संस्कृति की समानता नहीं होगी, इसमें हमेशा विभिन्नता होगी। अलग अलग लोग समूह के अलग अलग संस्कृति से होंगे तो भिन्नता होगी, यहां डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसे विभिन्नता नहीं, विविधता कहते हैं ना हिंदी में, विविधता होगी हमेशा। यहां विविधता होगी, यहां विविधता हमें देखने को मिलेगी। क्या इसमें एम्बिगिटी और सॉल्यूशन होगा? समाधान की अस्पष्टता होगी या इंक्रीज्ड? तो यहां पर ये दोनों चीजें हमें सही देखने को मिलती हैं। समाधान की अस्पष्टता भी होगी और वर्तमान की विविधता भी देखने को मिलेगी। हमें डायवर्सिटी ऑफ व्यूज भी देखने को मिलेगा, एम्बिग्यूटी ऑफ सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे हमें तो एक आंसर को लेके चलना है। तो यहां पर स्ट्रेंथ पूछी गई है, यहां पर प्रक्रिया की शक्ति पूछी गई है, तो शक्ति इनमें से केवल एक है। समाधान की एम्बिग्यूटी ये शक्ति नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ये कमजोरी है। दिस इज द वीकनेस ऑफ ग्रुप। इसको लाभ और हानि के रूप में देख सकते हैं। लाभ होता है कि जितना बड़ा समूह होगा उतना हम विविधता को रखते हैं, जिसके कारण निर्णय गलत होने की संभावना गलत बन जाती है। लेकिन जितना बड़ा समूह होता है उतना बड़ा कन्फ्लिक्ट, संघर्ष होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जो कि एक कमजोरी होती है ग्रुप की। तो शक्ति नहीं है, ग्रुप डिसीजन दोनों है, लेकिन एक इसकी शक्ति है, ये हमें स्ट्रेंथ के रूप में देखने को मिलता है। जितनी विविधता उतना ज्यादा हम स्कोप रखते हैं कि हमारा निर्णय व्यापक होगा। उतना निर्णय व्यापक होता है, उतना डिसीजन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जितना हमें क्या देखने को मिलेगी? डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन उतना ही हमें क्या देखने को मिलेगा? आपसी झगड़े, कंफ्लिक्ट बढ़ सकते हैं और इसके कारण वीक हो सकता है हमारा निर्णय। भारत में भी क्या है? डायवर्सिटी है इसलिए व्यापकता है, लेकिन इतने झगड़े हैं कि हम सही से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हो, चाइना में डिक्टेटर जैसी सरकार है, तो विविधता कितनी भी है उसको शक्ति के माध्यम से कमजोरी होने ही नहीं देती, अस्पष्टता आने ही नहीं देती। दैट सपोर्ट्स एन एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, स्थापित विश्वास का समर्थन करने वाली पक्षपातपूर्ण सूचना निम्न होती है। फॉलोइंग बायस्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना यहां पे, बायस्ड इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एन एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। इनमें से कौन सा हमें बायस्ड देखने को मिलेगा? अब देखिए, अगर हम यहां पे जब हम कहते हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ है, जो हमारे पास पहले से स्थापित विश्वास है, उसका समर्थन करना हो, तो उसका समर्थन हमेशा हमें कंफर्मेशन बायस करता है, पुष्टि अभिनीति करती है। जो कंफर्मेशन बायस है वो हमेशा क्या देखने को मिलेगा? वो हमेशा देखने को मिलेगा कि वो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को करेगा। जो पहले से एस्टैब्लिश है उसको कंफर्म करते हैं हम, उसकी जैसी पुष्टि होती है तो हम उसे मान लेते हैं, क्योंकि पहले से ही वो एस्टैब्लिश्ड है। हमारे दिमाग में, हमारे आसपास वो पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है और फिर कंफर्म भी हो गया, कंफर्म भी हो गया तो हम तुरंत उसको मान लेते हैं, हम उसको तुरंत मान लेते हैं। इसको इस तरीके से देखिए, हमेशा बोला जाता है अरे लेडीज ड्राइवर जो है ना वो बहुत खराब चलाती हैं गाड़ियां, वो बहुत खराब चलाती हैं गाड़ियां। और क्या होता है फिर हमारे सामने से एक लड़की जो है वो ऐसे ऐसे करते हुए अपनी लेन चेंज करती है, हम कहते हैं देखो हमें पता था लड़कियां तो खराब चलाती हैं। इस तरह की बात को हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं, इसको हम कहते हैं पुष्टि अभिनीति, इसको हम कहते हैं पुष्टि अभिनीति। ठीक है। गुणारोपण अभिनीति, गुणारोपण अभिनीति किसके लिए होती है? जो हम किसी का एट्रीब्यूशन करते हैं कि जी ये काम तो यही कर रहा है, इसको हम गुणारोपण कहते हैं। और गुणारोपण दो तरीके से होगा, अच्छे के लिए अपने को गुणारोपित करना, बुरे के लिए दूसरों को गुणारोपित करना। एट्रीब्यूशन हमें दो तरीके से देखने को मिलता है, फॉर गुड वी एट्रीब्यूट आवरसेल्व्स, फॉर बैड वी एट्रीब्यूट अदर्स। तो ये हमें देखने को मिलता है गुणारोपण अभिनीति, एट्रीब्यूशन बायस। हिंसायत पश्चिदृष्टि हमें देखने को मिलती है, जो हम पीछे देखते हैं, और सेल्फ सर्विंग जिससे हमें अपना फायदा देखने को मिल रहा उसको और अपना नुकसान करते हैं, इसको हम सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं, स्वसेवा अभिनीति कहते हैं। उत्तर यहां पहला रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप थिंक फेनोमेना।
कौन ग्रुप थिंक परिघटना की विशेषता नहीं है? समूह एक साथ सोचे, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? इल्यूजन ऑफ इनवॉल्युबिलिटी, सुभेद्यता, यानी जब हम ये मानकर चलते हैं, ग्रुप थिंक की बात कर रहे हैं कि हमारा शत्रु कमजोर है, इसको हम सुभेद रहित होने की बात करते हैं, या हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है, सुभेद रहित। तो यहां पर इनवॉल्युबिलिटी, सुभेद्यता का भ्रम, इसमें ग्रुप थिंक होता है, इसमें ग्रुप थिंक होता है। डेवलपिंग कंसेंसस, सर्वसम्मति में ग्रुप थिंक होता है, ग्रुप थिंक होता है। और अल्टरनेटिव व्यूज सप्रेस किए जाएं, जब कोई वैकल्पिक विचार रहे ही नहीं, सबको दमित कर दिया जाए, तो भी ग्रुप थिंक होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ग्रुप थिंक नहीं होता, इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं, डाइवर्स व्यूज आते हैं, इसमें हमें डाइवर्स व्यूज देखने को मिलते हैं, इसमें विविध विचार देखने को मिलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में विविध विचार देखने को मिलते हैं, जिसको फिर हम एक एक करके समूह में अलग अलग करेंगे। और क्योंकि हमसे नहीं ही पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, इसलिए आंसर तीसरा हो गया, इसलिए आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अरेंज द स्टेप्स फॉर इफेक्टिव परसुएशन प्रोसेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर एज सजेस्टेड बाय कॉन्गर। कॉन्गर के अनुसार प्रभावी अनुनय प्रक्रिया के निम्नलिखित कदमों को क्रम में समझाएं, क्रम में सुझाएं। तो यहां पर हम कॉन्गर के स्टेप्स को देख रहे हैं। जब हम किसी को मना लेते हैं, किसी को प्रभावी अनुनय प्रक्रिया करते हैं, यानी किसी को मना लेना, किसी को मना लेना किसी बात के लिए, इसे हम अनुनयता कहते हैं, इसे परसुएशन कहते हैं। किसी को किसी बात के लिए मना लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज किस चीज के ऊपर मानता है व्यक्ति? तो सबसे पहली चीज हम साख को अपने, यानी हमारी बात व्यक्ति माने या ना माने, ये इससे शुरू होता है कि उसके नजर में हमारी साख कैसी है, हमारी क्रेडिबिलिटी कैसी है। जिसके बारे में व्यक्ति सोचेगा ये तो हमेशा झूठी बोलता है, ये तो हमेशा मेरे को बेवकूफी बनाता है, उसकी बात मान सकता है क्या व्यक्ति? उसकी बात व्यक्ति कभी भी नहीं मानेगा। तो पहली चीज जो हमें इसमें देखने को मिलती है वो क्या है? वो हमें देखने को मिलता है साख। तो सबसे पहली चीज हमें साख देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा। अब जब एक बारी साख सही है, साख सही या गलत, क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, सच्चा झूठा, तो जो सच्चा माना जाएगा, जिसके ऊपर विश्वास करेगा व्यक्ति, उसी से मान मनोबल करेगा, उसी की बात मानेगा। जिसके ऊपर विश्वास नहीं करता उसकी बात नहीं मानेगा व्यक्ति। अब जब एक बारी विश्वास कर लिया, क्रेडिबिलिटी कर ली, फिर किस चीज को देखते? फिर देखता है कॉमन ग्राउंड, सामान्य आधार, यानी ये बात मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती, ये बात मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती, यानी दोनों के विचार मिलने चाहिए, दोनों के विचार समान होने चाहिए, दोनों के विचार उस मुद्दे पे समान होने चाहिए। कॉमन ग्राउंड ऑफ थॉट्स, ऑफ बोथ थॉट्स, जो दोनों के विचार हैं वो समान होने चाहिए। तब हम क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे कि बात मान ली जाएगी, तब बात मान ली जाएगी। पहले तो साख सही है, विश्वास किया जा सकता है कि नहीं है, तो यहां विश्वासी की बात होती है। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि क्या स्ट्रॉन्ग हमारे पास देखने को मिल रहा है, क्रेडिबिलिटी है, क्या विश्वासी है व्यक्ति। अब फिर क्या किया जाएगा? इसके बाद हमारे पास इससे आंसर आ गया वैसे तो। इसके बाद जब दोनों के विचार मिल रहे हैं, तब हम एविडेंसेस देखेंगे, साक्ष्य पक्ष में है या विपक्ष में है।
द एविडेंस शुड सपोर्ट द परसुएशन। अगर जो जितने भी साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो उस कथन के पक्ष में है तो व्यक्ति मान जाएगा। और फिर लास्टली देखा जाता है सब मानने के बावजूद इमोशनल कनेक्शन, संवेगात्मक संबंध रखता है, यानी व्यक्ति उस चीज को करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उससे संवेगात्मक जुड़ाव कैसा है, हाउ ही विल फील इमोशनली कनेक्टेड और नॉट, क्या वो इमोशनली उससे कनेक्टेड फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे ये माना जाता है। आंसर यहां पर तीसरा हमें देखने को मिला। तो कॉन्गो यहां पर ये बात करते हैं कि इनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम किसी को बना सकते हैं। क्रेडिबिलिटी, हम कितना क्रेडिबल हैं। दूसरा, हम किस तरह के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा, हम किस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और चौथा, क्या हम इमोशनली कनेक्ट कर पाए उस व्यक्ति को, क्या हम सामूहिक रूप से उसको जोड़ पाए अपने निर्णय के प्रति। तो ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको आया होगा पसंद और आपने इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी, साथ ही बहुत सारी चीजों को रिवीजन करा होगा और ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। कल मैं 9वें और 10वें दोनों यूनिट के सेशंस को लेके आऊंगा, तो कल तैयार रहिएगा, थोड़ी जल्दी सेशन लेंगे क्योंकि दोनों सेशन कल ले लूंगा मैं आपका, ठीक है। और अगर समय लगा तो फिर मैं कल 50 क्वेश्चन का एक मिक्स सेशन भी लेने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेरी हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के इस सेशन को हम एंड करेंगे। ठीक है साथियों, फिर अब मैं लेता हूं विदा। जितने साथी इतनी रात तक जुड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं मेरा, बीच में मैं थोड़ा सा स्टूडियो को लेके प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्लास नहीं भी ले पाया, नहीं तो मैं और थोड़ा क्लास ले लेता। तो फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने साथी जुड़े हुए हैं उन सबको इससे लाभ जरूर मिलेगा। तो जितने साथी वेट करते हैं मेरा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और शॉर्ट वीडियोस का मैं सेशंस लेके आ रहा हूं जिसमें मैं कुछ कंसेप्ट्स को आम जो है उदाहरणों से उल्लेखित करने की कोशिश कर रहा हूं डिटेल में। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए और उन वीडियोस को कॉमनली शेयर कर सकते हैं आप। उनको जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। अभिनव जी पूछ रहे हैं साइकोलॉजी में कितने नंबर लाएं कि पीएचडी के लिए मिल जाए, यानी जीआरएफ के लिए आप पूछ रहे हैं। तो जीआरएफ के लिए कट ऑफ रखिएगा आपकी 66% के आसपास का रखिए, 66% से ज्यादा का होना चाहिए। 70% भी जा सकता है, 70% भी जा सकता है। तो 70% का अपना कट ऑफ रखिए कि मैं दोनों फर्स्ट और सेकंड मिला के, क्योंकि 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें कट ऑफ रखना है कि हमारा 70% से ऊपर का कट ऑफ जाए। अभी मैंने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं किया है, एनसीईआरटी अभी मैंने शुरू नहीं करी है ऐप के ऊपर। अभी मैं एनसीईआरटी से अलग कंटेंट ले रहा हूं। ऐप के ऊपर जो चल रहा है वो फर्स्ट यूनिट चल रहा है, लेकिन वो एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी से अलग है। एनसीईआरटी का सेशन अलग है, अवेलेबल है। अभी जो मैं लाइव ले रहा हूं वो अलग सेशन है। हिना कुमारी जी, बेसिक तो हमारा 40% है, 40% आना चाहिए, तब दोनों पेपर हमारे पास क्वालिफाई माना जाता है। लेकिन अगर आपको स्कोर चाहिए जेआरएफ या नेट में, तो मानकर चलिए कि हम अपना टारगेट 70% रखें कि हम 70% कर पाएं तो हम आराम से जेआरएफ निकाल लेते हैं। नेट में थोड़ा सा 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए जेआरएफ का, ताकि नेट तो निकल ही जाए।
नोट्स तो बनाने ही है जो मैं सेशन ले रहा हूं, लेकिन वो एनसीईआरटी का सेशन नहीं है, वो एनसीईआरटी के सेशन नहीं है। चलिए साथियों, फिर अब मैं लेता हूं विदा। कल का सेशन रहेगा। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, जितने साथी इतनी रात तक मेरे साथ जुड़ते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। नेक्स्ट क्लास में होगी फिर से मुलाकात। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।